ये आपका पहला चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बेसिकली जो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, बड़े सवाल क्या है, यही तो है, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, है ना। इसमें हाउ है, ऐसा है, यही तो मेन सवाल है। किसी भी चीज को जानेगा तो क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। यही सारी चीजें, इन्हीं सवालों के जवाब हम कहाँ ढूंढ तलाशते हैं, इतिहास में तलाशते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम इतिहास की लिमिटेशंस क्या है, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। तो पहला अपन देखेंगे यहाँ पर, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है, मिल जाएगा आपको, है ना। और नोट्स का एक कायदा होता है कि नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए, खुद के नोट्स होते हैं, किसी और के नोट्स आपके काम के आएंगे भी नहीं। आप अगर पढ़ रहे हो अभी तो वो अपने आप ही आपके नोट्स होंगे, लेकिन ऐसा है कि मैं उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले आऊँ, उस बच्चे के नोट्स ले आऊँ, तो नोट्स इंडिविजुअली लिखे होते हैं, है ना। तो वो लिखने वाला जानता है कि मैंने इसको क्यों लिखा है, मैं इसको कैसे लिंक करूंगा। तो नोट्स हमेशा खुद के ही होने चाहिए, दूसरों के नोट्स ज्यादा काम में नहीं आते। तो हम इतिहास में जानते हैं कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल, है ना। और क्या जानते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो इसी का पार्ट हो गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके अलावा हम क्या जानते हैं, आइडियाज जानते हैं, आइडियोलॉजी जानते हैं, बहुत से लोगों के विचारों को हम जानते हैं, बुद्ध पढ़ते हैं, कबीर पढ़ते हैं, महावीर पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं। यानी कि हम क्या जानते हैं, आइडियाज जानते हैं, विचार जानते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग लोगों के बारे में जानते हैं, सेम वही चीज हो गया सोसाइटीज। हम अलग अलग जगहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग लोगों के बारे में बात करें तो जैसे, अब इसमें देखो, अलग अलग लोगों से मतलब हो गया जैसे रॉयल पीपल, ठीक है। जो राज परिवार होते हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। हम डिफरेंस इसलिए कर रहे हैं कि उनका कल्चर अलग होता है, उनके जो कपड़े वपड़े वो पहनते हैं वो भी वो आम लोगों जैसे नहीं पहनते, ठीक है। उनके जो इवेंट्स होते हैं वो भी आम लोगों जैसे नहीं होते, उनके जो इश्यूज होते हैं वो भी आम लोगों जैसे नहीं होते। तो अपन ने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अपन जानते हैं मर्चेंट्स, व्यापारी, ठीक है। वो अलग अलग जगह ट्रेवल करते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका कल्चर, उनका खान पान, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं क्राफ्टमैन्स, जो कारीगर लोग होते हैं, आर्टिजन्स, मूर्तियां बनाने वाले, कुछ और बर्तन बनाने वाले, अलग अलग लोग, उनका अलग अलग कल्चर होता है, उनका पहनावा अलग अलग होता है, उनका खान पान अलग अलग होता है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रीस्ट क्लास, जो पुजारी वर्ग होता है, प्रीस्ट क्लास। तो हम अलग अलग लोगों के बारे में जानते हैं। भाई अलग अलग लोग हो सकता है कि एक ही समय में एक ही जगह के लोग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर अपन किसी एम्पायर की बात करें, अपन मगध की बात करते हैं, कि मगध का अगर रॉयल क्लास की बात करोगे तो मगध में रॉयल क्लास भी मिलती है, मर्चेंट क्लास भी मिलती है, क्राफ्टमैन भी मिलते हैं, प्रीस्ट क्लास भी मिलती है। तो एक ही समय में एक ही जगह पर लोगों का जीवन अलग अलग तरह का हो सकता है। तो हम इतिहास में ये चीज देखते हैं। अच्छा, अब दो अलग अलग समय में लोगों का जीवन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर जगह अलग है तो कल्चर अलग हो जाएगा, अगर टाइम अलग है तो भी कल्चर हो जाएगा, और टाइम अलग नहीं है तो भी सोशल डिफरेंसेस की वजह से या सोशल क्लासेस की वजह से कल्चर में डिफरेंस होता है। तो कल्चर के लिए जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग टाइम में दो अलग अलग कल्चर होंगे, या ये भी जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग कल्चर होंगे। ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अलग अलग कल्चरल सोसाइटियों का को एग्जिस्टेंस हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो लेसन है इसमें कुछ जगहों का मेंशन किया गया है, ठीक है, जिनमें से एक, नर्मदा नदी का मेंशन किया गया है। नदी का मेंशन किया गया, कहाँ है वो आपकी किताब, ये रहा। ये तो तुमने देख ही लिया कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्संस, आर्टिजन्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, ये एक ही सोसाइटी के अलग अलग सामाजिक वर्ग है, सोशल क्लासेज हैं, जिनके बारे में हम
जानते हैं। और ये भी देख लिया कि कल्चरल डिफरेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग जगह होना जरूरी है तभी कल्चर में डिफरेंस आएगा। ये भी हमने देखा कि कोई जरूरी नहीं कि दो अलग अलग टाइम में दो अलग अलग कल्चर होंगे, एक ही समय में एक ही टाइम में अलग अलग कल्चर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक आपके जो मेंशन किया गया है वो किसका मेंशन किया गया है? मैप के ऊपर नर्मदा रिवर को देखें। तो चलिए देखते हैं मैप के ऊपर कहाँ है नर्मदा रिवर। ठीक है, दिख रहा है आपको? एक चीज ध्यान रखना, इतिहास को अगर आप बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो आप इतिहास को पढ़ नहीं रहे हैं, आप इतिहास को रट रहे हैं। और अभी अभी हमने बात की थी कि रट्टाफिकेशन का क्या अर्थ होता है और क्या प्रभाव होता है ना? ये रट्टाफिकेशन ही है जिसकी वजह से आज समाज में ये बातें चल रही है कि पढ़ लिखने का जिंदगी से क्या लेना देना है। जीवन और किताबें तो दो अलग अलग चीजें होती है। वो कहते हैं ना किताबों से बाहर की दुनिया। अरे भाई दुनिया किताबों में है, लेकिन आपने उसको रटा है। अगर आप उसको समझे होते तो लगभग बराबर सी दुनिया है। हाँ कुछ एक एक्सपीरियंस है जो किताबों में नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हम चीजें देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो हम पढ़ते हैं। हम कुछ और नहीं पढ़ते, हम कोई एलियन वाली स्टडी नहीं करते हैं, हम हमारे आसपास की चीजें ही पढ़ते हैं। लेकिन सोसाइटी में अगर ये कहना पड़ रहा है कि किताबों का जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, नौकरी लगी तब तो पढ़ाई सार्थक है, नहीं लगी तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो ये सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप रट रहे हो। तो जैसे ही नर्मदा का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ है, कौन से मैप में किस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ स्किल्ड गैदरर्स, स्किल्ड का मतलब जो कुशल होते, गैदरर्स मतलब जो इकट्ठा करने वाले होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, इन लोगों के मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब सोचो कोई आदमी स्किल्ड गैदरर्स होगा या स्किल्ड गैदरर होगा, तो देखो दो शब्द है, स्किल्ड और गैदरर। स्किल्ड का मतलब है जो कुशल है, दक्ष है, एट होम है, स्किल्ड है। ठीक है, गैदरर का मतलब कलेक्टर, इकट्ठा करने वाला। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, वट एवर यू कलेक्ट फॉर योर फूड, फॉर योर सेफ्टी। पुराने टाइम में जो आदमी होगा तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी कि कौन से प्लांट को खाना चाहिए, कौन से फ्रूट को खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। अब फूल तो आंकड़े का भी होता है, खा थोड़े लोगे उसको। ठीक है, तो स्किल्ड गैदर का मतलब ये हो गया कि उसमें ये स्किल है, ये कुशलता है कि वो जानता है कि किस फल को तोड़ना है, ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। कौन सा पत्थर है जिसको मैं हथियार के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, कौन सा पत्थर मेरे काम का नहीं है। गैदर का मतलब ये नहीं है घर से मुंह धो के निकला, मुंह तो पता नहीं क्या धोते नहीं धोते, घर से निकला और जो भी मिला उसको कलेक्ट कर लिया, चाहे वो उसके काम का हो चाहे नहीं हो। स्किल्ड गैदरर का मतलब यही है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आप शब्द इस्तेमाल करोगे स्किल्ड गैदरर, तो अपने आप ही समझ में आएगा कि उन्हें नॉलेज था, कि वो प्लांट्स के बारे में जानते थे, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते थे। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना कि हिस्ट्री इज ए कलेक्टिव मेमोरी, इतिहास क्या है? हमारी साझा स्मृति है, वही तो इतिहास है। तो यहाँ पे ये चीज अपने आप आ जाती है कि स्किल्ड गैदरर का मतलब यही होता है। स्किल्ड शब्द ये बताती है कि उसे पता है, प्लांटेशन के बारे में पता है, वेजिटेशन के बारे में बिल्कुल आज की तरह नहीं पता है, लेकिन उसके आसपास में जो भी चीजें वो जानता है कि कौन से जानवर से मुझे खतरा है, कौन से जानवर से मुझे खतरा नहीं है, किस जानवर को मैं पाल सकता हूँ, किस जानवर को मैं नहीं पाल सकता। एनिमल रीडिंग थोड़ी बाद में आएगी, अभी तो गैदरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन वनस्पति वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, है ना, जो हथियारों के रूप में जिन स्टोन्स को वो इकट्ठा करता था, उसके रूप में हम स्किल गैदर की बात करते हैं। इसके अलावा एनिमल हंटिंग, जानवरों का शिकार, ये अ, वो आजीविका के लिए किया करता था। इसके अलावा सुलेमान एंड पिथार हिल्स, ये दो वर्ड्स हैं जो आपके इसमें मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप सुलेमान हिल्स की बात करोगे तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, इनके जो सदर्न एक्सटेंशन है वहां पर है। और किरथार हिल्स की बात करते हो तो वर्तमान में बलूचिस्तान। एक मिनट वो देख लेते हैं हम मैप में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पर है। दिखा? ठीक है, इस जगह का मेंशनिंग की गई है, जो कि कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, और इस समय जो टाइम मेंशन किया गया है वो है इतने साल पहले, लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, ये पहले लोग थे जिन्होंने फसलें उगाई, वीट, बार्ले, गेहूं, बाजरा, फर्स्ट टू ग्रो क्रॉप्स। अब देखो ये चीजें बिल्कुल समझाने के लिए हैं। जब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो अलग होगी, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो फैक्ट चेंज होंगे। क्लियर है भाई? अच्छा, जब आप
कृषि कर रहे हो तो कृषि में, और जो नोमेडिक सोसाइटी होती है, एनिमल लीडर्स का आप कह सकते हो, ठीक है, या हर्ड कीपर्स आप कह सकते हो, इनमें एक मेजर अंतर ये होता है कि जब आप पशुपालन के ऊपर, आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन है, एनिमल रीडिंग है, आप जानवर पालते हैं, तो एक जगह घास खत्म हो जाती है तो आप दूसरी जगह चले जाते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने जानवरों को साथ लेके मूव कर सकते हो। लेकिन जब आप खेती करते हो तो आपका सेटलमेंट होता है, आप एक जगह रहने लगते हो, कि जिस तरह से आप जानवर को मूव कर रहे हो वैसे आप खेतों को मूव नहीं कर सकते, है ना, आपको वहां पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट दिखाई देता है, ठीक है। साथ में जब कृषि होता है तो पशुपालन साथ साथ में चल जाता है। आपने देखा होगा आज भी यही होता है, जिन लोगों के खेत होते हैं वो कुछ कुछ जानवर भी पालते हैं, क्योंकि उनको खिलाने पिलाने के लिए उनके पास प्रॉपर चारा वगैरह अवेलेबल होता है। तो ये दोनों साथ पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइमरी क्या है, मेन क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, एनिमल रियरिंग है या एग्रीकल्चर है। समझ में आई बात? दोनों कोएग्जिस्टेंस में होता है, लेकिन आपको देखना होता है कि ज्यादा इंटेंस क्या है, डिपेंडेंस किस पे ज्यादा है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा है या एनिमल रियरिंग पे ज्यादा है, ठीक है। तो लोगों ने फसलें उगाना शुरू कर दिया था। अब जो आदमी खेती करेगा वो जानवर पालता ही है, लगभग जैसे भेड़ है, बकरी है, केटल है, ये सारे जानवर पाला करते थे। और अभी अभी बात हुई कि जब आदमी खेती करेगा तो वो बसने लगेगा, तो छोटे छोटे गांवों के रूप में ये लोग बसने लगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल विलेजेस हम यहाँ देखते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों जगहों का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि मैप पे वो जगह कहाँ है तो फिर ज्यादा कोई उसका अर्थ रह नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और जो मेंशन किया गया है वो किया गया है गारो हिल्स का, वापस से उसको निकालना पड़ेगा। ये रही आपकी गारो हिल्स। गारो हिल्स का नाम गारो लोगों के ऊपर पड़ा है, गारो पीपल। ये ट्राइबल पीपल है। ट्राइबल जानते हो ना, जनजाति जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं होती, वो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और वैसे अगर आप आज की तारीख में देखना चाहोगे तो ये मेघालय स्टेट में पड़ता है। इसमें मेंशन नहीं है आपके नक्शे में, ये मेघालय स्टेट में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह आपके एनसीईआरटी में मेंशन है? एक है जो विंध्या रेंज है, वो आपकी सोसाइटी में मेंशन है, ये विंध्याज, ये विंध्याज, ठीक है ना। लोकेशन आप देखोगे तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये सेंटर है, ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो हमने अब बात कर रहे हैं अपन की इंडिया में किस किस समय पे कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो विंध्याज सेंट्रल इंडिया, इसमें यह लिखा गया कि जो चावल जो उगाया गया उसका फर्स्ट ये एरिया है जहाँ पे चावल उगाया गया, इसके नॉर्थ में, ठीक है, विंध्य के नॉर्थ में, विंध्य के नॉर्थ में ये वाला एरिया आता है। अगर हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो लहुरा देवा यूपी में, अभी इसमें मेंशन नहीं है, आगे आ जाएगा, ज्यादा नोट लेने की जरूरत नहीं। अभी तो आप इतना जानो कि जिन जिन जगह को मेंशन कर रहा है वो जगह मैप पे कहाँ है, और उसके बारे में इस एनसीईआरटी में क्या बात की गई है। छठी क्लास की एनसीईआरटी है, छठी क्लास के बच्चे को जितना सिखाया जाना चाहिए उतनी ही बात इसमें है ना। अभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि अरे यार ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी नहीं, जब आप शुरुआत करोगे तो ऐसे ही होगा। इसके अलावा एक जगह मेंशन की गई है इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर, ठीक है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रही, ये देखो। ट्रिब्यूटरीज समझते हो ना, कोई नदी होती है, उसको उसके उसके अंदर आके मिलने वाली दूसरी छोटी छोटी नदियां, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। एक तो होता है नहर, एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी तो नदी को क्या करती है, आके मिलती है, नहर नदी से निकाली जाती है, क्लियर है। और इसमें जो टाइम मेंशन कर रखा है वो कर रखा है 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, द अर्लीस्ट सिटी फाउंडेशन, है ना, जो सबसे शुरुआती, सबसे पहला शहरी जो जीवन है वो यहाँ शुरू हुआ, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। द वेरी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट वेरी फर्स्ट, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अगर रूरल की बात करोगे तो इससे भी पुरानी है, क्लियर है भाई। तो पहला सिटी फाउंडेशन है यहाँ पर, कितने साल पहले, लगभग 4700 साल पहले। अब जाहिर सी बात है कि अगर शहर बन रहे हैं तो शहर तो कब बनते हैं, जब इकोनॉमी अच्छी होती है, सोसाइटी अच्छी होती है, बिल्कुल डेवलप्ड फेज में होती है, तब शहरों का निर्माण होता है। तो आप जान सकते हो कि इतने साल पहले समाज की, इकोनॉमी की,
पॉलिटी की, इन सब की क्या सिचुएशन यहाँ पे रही होगी कि इतने बड़े बड़े शहर यहाँ पे डेवलप हुए। इसके अलावा आप देखते हो जगह का मेंशन किया गया, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये रही आपकी गंगा, ये रही गंगा, ठीक है, ये वाला एरिया रेलवे की पटरियां से बन गई, देख लीजिएगा। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी का मेंशन भी किया गया है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है, उसका मेंशन किया गया है, ठीक है। और इस एरिया के लिए उन्होंने जो नाम मेंशन किया है, वह नाम अपन अभी भी 10 बार ले चुके हैं क्लास में, मगध, है ना। ये मैंने लिखा, मैंने यहाँ है, जगह नहीं बदली है, खूब लिखा हुआ है, ठीक है। मगध, जिसको आप वर्तमान बिहार इसका सेंटर मान सकते हैं, पॉलिटिकल सेंटर, है ना। वैसे तो जब मगध एम्पायर धीरे धीरे एक्सपांड करता है तो बहुत दूर तक फैलता है, तो ये पूरा ही मगध ही हो जाएगा एक समय में, आप देखोगे तो। लेकिन जो पॉलिटिकल सेंटर ऑफ मगध है वो रहा है पटना, पाटलिपुत्र, जो कि उसकी राजधानी थी, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। अभी अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया पॉलिटिकल सेंटर, ठीक है ना। जब महाजनपद आप पढ़ोगे, 16 जनपद थे, उन 16 जनपदों में सबसे जो ताकतवर जनपद था वो मगध था, ठीक है। मगध ने बाकी सब कुछ जीता। तो जो पॉलिटिकल सेंटर, जहाँ से पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रन होती है, हाँ, जहाँ राजा बैठता है, जहाँ दरबारी होते हैं, जहाँ मंत्री बैठते हैं। जैसे अभी आप बात करोगे कि भारत का पॉलिटिकल सेंटर क्या है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पार्लियामेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, मंत्री लोग बैठ रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान का पॉलिटिकल सेंटर कौन सा है, तो जयपुर। अगर विधानसभा जोधपुर में होती तो जोधपुर होता। बात समझ में आ रही है? तो ये उस समय का पॉलिटिकल सेंटर है। तो फर्स्ट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये तो बहुत सोचने लायक बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में अगर इतना इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना इतना नगर नियोजन वहां पे था। नगर नियोजन मतलब सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग वहां पे थी, ट्रेड था। तो बिना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के ये हो नहीं सकता, ठीक है। चाहे पॉलिटिक्स को बहुत सारे मत है वहां पे कि रिस्ट क्लास थी, या मर्चेंट क्लास रूलर क्लास थी, या रॉयल क्लास रूलर क्लास थी, वॉरियर क्लास रूलर क्लास थी। यानी उस पॉलिटिक्स को चलाता कौन है, रन कौन करता है? क्या पुजारी वर्ग उसको रन कर रहा था, या मर्चेंट क्लास थी, व्यापारी वर्ग था, वो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिक्स को रन कर रहा था, या वॉरियर क्लास उसकी पॉलिटिकल जो चीजें थी उनको, एक्टिविटीज को रन कर रहा था, या फिर जो फिलोसॉफिकल लोग थे वो उसको रन कर रहे थे। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन कुल मिला के बात ये कि पॉलिटिक्स तो थी, राजनीति तो थी, पॉलिटी तो थी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो था। लेकिन क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसका अनुवाद हम नहीं कर पाए, तो हम जान नहीं सकते कि एक्चुअली वहां पे था क्या। तो जो कुछ है वो अजम्पशन है, जो कुछ है वो अनुमान है। तो अगर अनुमानों से इतर बात करें, तो पहला जो मेजर पॉलिटिकल सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है? मगध में पाया जाता है, ठीक है। और अपन इसको जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो अपन हरियंका डायनेस्टी से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी से अपन इसकी शुरुआत करते हैं। बिंबिसार आपने नाम सुना होगा, बिंबिसार, अजात शत्रु, फिर लेटर करते करते आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सबको पढ़ते हैं, फिर गुप्त डायनेस्टी वगैरह वगैरह। ये सब जब आगे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि ये जगह मेंशन कर रखी है, इन जगह का ये है। तो पहला पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो वो गंगा के किनारे होता है। गंगा का मतलब गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, आ, या पहला एम्पायर जिसको आप कहते हो साम्राज्य, मगध, क्लियर है। अब सवाल इसमें ये पूछा है आपकी एनसीईआरटी में, अगर इससे आप आगे जाते हैं, एक बार वापस निकाल लेते हैं एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, अगली जो बात इसमें कही गई है वो क्या है? ये तो यार, ये तो बिचड़ पिचड़ हो गया पूरा है, देख लेना फिर भी। इसकी बात अपन ने कर ली, ठीक है। अर्लियर सिटी जो बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, गंगा रिवर, और ये सोन देखो यहाँ मेंशन कर रखा है, बिहार, मगध, इन सब की बात अपन कर चुके हैं। एक इसमें ये सवाल है यहाँ पर, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, कि आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? आप घर से यहाँ क्यों आए हो? हालांकि ये तो बहुत छोटी यात्रा होगी, ये बड़े डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। एक बार वापस बोर्ड पे चलते हैं अपन। वाई डू
पीपल ट्रेवल, लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो अपन इसमें दो कॉलम रख लेते हैं, एक तो रख लेते हैं पास्ट, पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे, एक हम देख लेते हैं प्रेजेंट। ठीक है, आपकी किताब में जो लिखा है वो तो ये लिखा हुआ है कि आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं, नाउ डेज है, लेकिन हम फिर भी इसको कंपेयर करने के लिए दो हिस्सों में बांट देते हैं कि पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे और अभी लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो जब हम सोसाइटी के बहुत अर्लीस्ट फॉर्म में जाएंगे, सोसाइटी तो क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट के अर्लीस्ट फॉर्म में जाएंगे, तो मानव क्या था, हंटर था, हाँ, फूड गैदरर था। तो अगर वो कहीं जाएगा तो उसके जाने का क्या उद्देश्य होगा, फूड, इसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। हमारी जो यात्राएं हैं वो किस लिए होती थी, भोजन की तलाश में यात्राएं होती थी। अच्छा, आजकल आप यात्राएं क्यों करते हो, गांव से शहर जाते हो, है कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है वहां जाते हो, कहीं काम तलाशने के लिए जाते हो, तो आजकल जो यात्राएं होती है, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ। इन सर्च ऑफ मनी, और इस मनी से आप करोगे क्या, खाना खाओगे, मकान बनाओगे, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, माने उनमें से एक उद्देश्य ये भी है। तो कल भी हम खाने के लिए जाते थे, पेट भरने के लिए इधर उधर की यात्राएं करते थे, आज भी हम पेट भरने का, हालांकि पेट भरने से बहुत ज्यादा है, पेट तो बिना यात्रा करे ही भर सकते हो, हर जगह लोकल लेवल पे इतने काम है कि आप पेट तो भर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन आज जो हम यात्रा करते हैं उन यात्राओं का मेन क्या है, धन। और यात्राएं किस लिए करते थे, देखो पहले क्या है कि इतने ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, इस तरह की चीजें होती थी, तो लोगों को वो जगह छोड़ के और दूसरी जगह वो लोग जाते थे, तो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो लोग इस वजह से क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्या आज की तारीख में भी ऐसा होता है, हाँ होता है, लेकिन वहां पे ये जो वर्ड नेचुरल है, ये आजकल ज्यादा काम नहीं करता। आजकल जितने भी माइग्रेशन होते हैं वो इंसानों के कारण वजह से होते हैं, जैसे कि आप बांग्लादेशियों का माइग्रेशन देख लो, है ना, वो कोई बाढ़ बाढ़ तो नहीं आई, नेचुरल तो नहीं है, कोई भूकंप तो नहीं आया, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ वो पॉलिटिकल थोड़ी स्टेबिलिटी हो, जहाँ अच्छी इकोनॉमी रन करे, वो खाए पिए अपना जीवन यापन कर सके। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब हम रोहिंग्याओं की बात करते हैं तो भी इस तरह की बात करते हैं ना, अलग अलग, जैसे अभी ये जो पैलेस्टाइन और इनके बीच में, इसराइल के बीच में चीजें चल रही है। तो माइग्रेशन आज भी होते थे, माइग्रेशन कल भी होते थे, पहले भी होते थे, तो माइग्रेशन के जो रीजन है वो बदले। पहले लोग नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए माइग्रेट करते थे, या फिर अगर अपन एनिमल रीडर्स की बात करें तब वो माइग्रेट करते थे हरी घास की तलाश में। ठीक है, आज भी अगर आप नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, इस तरह के चैनल्स देखते हो, तो आप देखना कि वहाँ बताते हैं कि अब जानवरों को यहाँ धूप पड़ने लगी है, तालाब सूख गए हैं, बारिश नहीं हुई है, तो वो जो जानवर होते हैं वहां से माइग्रेट कर जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ घास हो, पीने के लिए पानी हो। तो जब हम इस स्थिति में थे, जो फूड कलेक्टर्स थे या गैदरर्स थे या एनिमल हंटर्स थे, तो हम भी लगभग उसी स्थिति में थे। तो वो भी भोजन के लिए माइग्रेट करते थे और यहाँ भी भोजन के लिए माइग्रेट हो रहा है, लेकिन आज में इनमें थोड़ा सा चीज है, आज फूड के लिए माइग्रेशन बहुत कम हो रहा है, पॉलिटिकल रीजन से ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, सोशल रीजन से। ठीक है, अच्छा, माइग्रेशन समूह में हो रहा है, इन ऐसी ऐसी जब बात करते हैं तो ये एक समूह की बात हो रही है। एक अभी आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है कि हमारे देश में जो समृद्ध आदमी है, जिसके पास अच्छा पैसा है, जो स्टेब्लिश्ड है, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है, तो माइग्रेशन तो ये भी है। ठीक है, लेकिन ये कलेक्टिव माइग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जिस किसी की भी ऐसा समर्थ्य है, वो किसी अच्छी स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री की ले रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लाइफ स्टैंडर्ड वहां का हाई है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो माइग्रेशन तो कल भी होते थे और आज भी होते हैं। इसके अलावा टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, है ना, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए। ठीक है, आप देख लो भाई, इस्लाम ने, इस्लामिक इन्वेजन जब आप पढ़ते हो,
या फिर आप एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ते हो तो राजा एक दूसरे पे आक्रमण करता है, पूरी की पूरी सेना मूव करती है, तो जो आर्मी का जो कॉन्वॉय होता है ना, जिसको बोलते हैं मिलिट्री मार्च या आर्मी मार्च, सेनाएं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, तो ये भी एक रीजन था। आजकल ऐसा हो रहा है क्या? आजकल मिलिट्री मार्च होता है, सेनाएं एक दूसरी जगह जाती है, लेकिन वो टेरिटरी का एक्सपांशन करने के लिए नहीं जाती, वो जियो पॉलिटिक्स को अपने फेवर में लेने के लिए या अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करने के लिए ये सारी चीजें होती है। जैसे आप अफगानिस्तान के अंदर आप देखते हो, सोवियत की आर्मी आई, अमेरिका की आर्मी आई है, आज भी जो अमेरिका की आर्मी वो अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर, अब तो खैर उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि हमें बाहर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन आप देखते हो एक बड़ा दौर चला है इन चीजों का। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सपेंडेशन के लिए भी यात्राएं होती है, जिसको आप मिलिट्री मार्च कहते हो या मिलिट्री कॉन्वॉय मार्च कहते हो, आर्मी मार्च कहते हो। हाँ, और आजकल ये होता है या नहीं होता है, जियो पोलिटिकल इश्यूज की वजह से होता है। उदाहरण आप दे सकते हो, बहुत सारे उदाहरण है इसमें भी बताए थे। अच्छा, और मार्च किस लिए होता है? टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए मार्च होता है। ठीक है, किस लिए मार्च होता है? व्यापार करने के लिए मार्च होता है। तो ट्रेड आज भी होता है, बिल्कुल होता है। अंग्रेज लोग किस लिए आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। हाँ, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आती है, तो ट्रेड के लिए भी माइग्रेशन होता है, लोग आते हैं जाते हैं। ठीक है, आज भी होता है ना। फिर और किस लिए जाते हैं? टू स्प्रेड दियर रिलीजियस बिलीफ्स, अपने जो धार्मिक विचार है उनको फैलाने के लिए भी लोग ट्रेवल करते हैं, यात्राएं करते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, मिशनरी, है ना। मिशनरी शब्द को देखते ही पता चलता है कि वे लोग जो किसी मिशन पे हैं, वो कौन होते हैं? मिशनरी। और क्या मिशन है इसका? इस्लाम को बढ़ाना ना। पढ़ते ना, अलग अलग टाइप पे अलग अलग मिशनरीज मिशनरीज आए जो वहाँ पे स्कूलें खोलते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। और जब आपको अपने अपनी बातों को किसी को मनाना होता है कि भाई मेरा ईश्वर तुमसे बड़ा है, तो फिर हम उनकी कमजोर कड़ियों को देखते हैं कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर मान लो गरीब लोगों के लिए या निचले तबके लोगों को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, तब कोई बाहर वाला आता है और उनको ढंग से ट्रीट करता है और बताता है कि देखो हमारे यहाँ अच्छा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में या इस भगवान के पास या इस धर्म के पास तुम रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। अगर तुम्हें थोड़ी अच्छी लाइफ करनी है, लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा करना है, इक्वली आप लोग ट्रीटेड होना चाहते हो, तो फिर आप हमारी तरफ आ जाओ। तो एक कन्वर्जन के टूल होते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन का इशू तो अभी खूब चल रहा है। खैर, आज भी होते हैं, बिल्कुल आज भी होते हैं, आज भी मिशनरीज आते हैं, कैंप्स होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते। पहले तो बाकायदा क्रूसेड हुआ करते थे। क्रूसेड समझते हो? धर्म युद्ध। मुसलमानों में, इस्लाम में और ईसाइयों में क्रूसेड की एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है, आप पढ़ेंगे जब आप डिटेल हिस्ट्री पढ़ोगे तब। फिलहाल आप इतना जान लो कि लोग किस किस लिए पहले ट्रेड करते थे, किस किस लिए आजकल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका इनमें से कोई मोटिव नहीं होता, वो बस एडवेंचर के लिए ट्रेवल करते हैं, इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस, नए जगह की, नए कल्चर की, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए। जो लोग हिमालय की चढ़ाई करते हैं, इंग्लिश चैनल को तैर के पार करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो एंथुजियास्टिक होते हैं, एडवेंचर के लिए भी यात्राएं करते हैं। ये पहले भी होती थी, ये अब भी होती है। ठीक है, आप देखोगे ना, सेलर्स की बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है लोगों सेलर्स का। ये जो नई नई डिस्कवरीज हुई, ये किन लोगों ने की? भाई पहले तो पता ही नहीं था ना कि वो है भी कि नहीं है, किधर है। लेकिन जिन लोगों ने डिस्कवरीज की, वो एडवेंचर वाले लोग तो थे ही। ठीक है, एक यूरोपियन, हेनरी द नेविगेटर, आपने नाम सुना होगा, उसने तो टाइटल ले लिया नेविगेटर का। तो पहले भी यात्राएं होती थी और अभी भी यात्राएं होती है। और अगर आप इन दोनों चीजों को नोटिस करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जिन उद्देश्यों के लिए पहले यात्राएं होती थी, अभी भी लगभग उन्हीं उद्देश्यों के लिए यात्राएं हो रही है, अगर बहुत पास्ट में नहीं जाओ तो। ठीक है ना, फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदल रहा है, प्रचलन का बदल रहा है, उपकरणों का बदल रहा है, विज्ञान का बदल रहा है। ठीक है, पहले पैदल जा रहा था, फिर नावों में चलने लगा, अब हवाई जहाज से जाने लगा, लेकिन आदमी इधर से उधर जाता था, ट्रेवल करता था। तो एक छोटा सा इसमें टॉपिक दे रहा है कि लोग क्यों यात्राएं करते हैं, लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। तो हमने समझा कि लोग पास्ट में क्यों ट्रेवल करते हैं और लोग अभी आजकल क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लोगों के ट्रेवल करने से होगा क्या, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो प्रभाव पड़ेगा
मिक्सिंग ऑफ कल्चर। एक कल्चर का आदमी दूसरी जगह जाएगा तो वो अपने कल्चर को भी साथ लेके जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे अगर इंडिया में देखें तो मिडियावल से पहले इस्लामिक कल्चर इंडिया में नहीं था, लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन हुए, इस्लामिक पावर्स का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुआ, उन्होंने अपना एम्पायर यहाँ पे बनाया, उसके बाद में धीरे धीरे कन्वर्जन हुए और आज एक अच्छी खासी नंबर में यहाँ पे इस्लामिक लोग रह रहे हैं। भारत में जो क्रिश्चियंस हैं उनका कोई देखा जाए तो शुरुआत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग यहाँ आए, यहाँ बसे, यहाँ रहे, तो उनके धर्म को, उनके कल्चर को, है ना, आज हम अपने इस्लामिक खान पान भी इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्चर में भी इस्लामिक चीजें दिख जाती है, पहनावे में दिख जाती है। आप जो पहनते हो ना पठानी सलवार कुर्ता वगैरह वगैरह, ये सारे कल्चरल चीजें हैं जो रिलीजियस और कल्चर, इन दोनों पे बड़ा फर्क पड़ता है किससे, ट्रेवल करने से। ठीक है, अच्छा, अगर आप एडवेंचर के लिए निकले हो, आपने नई जगह ढूंढ ली, आपने उसको पाया कि ये जगह बड़ी सूटेबल है रहने के लिए, ठीक है, तो न्यू सेटलमेंट्स भी होते हैं, नई जगह लोग जाके बसते हैं, क्लियर है? और जब दो कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं तो कल्चर एनरिच होता है, समृद्ध होता है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर इज अल्टीमेटली टर्न्स इनटू द एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। क्लियर है भाई? हाँ। अगला इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है नेम्स ऑफ द लैंड। इसको बताते हैं। जगहों का नामकरण, नोमेनक्लेचर। तो अपना जो देश है उसका नाम है भारत, और क्या नाम है? इंडिया, दैट इज भारत पढ़ते हो ना, और नाम है इंडिया। तो आपके एनसीईआरटी में बताया गया जो भारत नाम है ये एक्चुअली एक ऋग्वेदिक ट्राइब के नाम पर है। भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था, उस भरत नाम के कबीले पे भारत नाम है। जब आप ऋग्वेदिक कल्चर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे 10 राग के युद्ध पढ़ोगे, भरत पढ़ोगे, पुरु पढ़ोगे, है ना, पांचाल पढ़ोगे, कई सारे नाम आएंगे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनके बीच में जो क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है किसी की पोस्ट की वजह से। फिर 10 राग के युद्ध होता है रावी नदी के तट पर, जो कि इतिहास का पहला रिकॉर्डेड बैटल है। तो भारत नाम किसके नाम पे पड़ रहा है भाई? एक ऋग्वेदिक ट्राइब के नाम पे पड़ रहा है, एक ऋग्वेदिक ग्रुप के नाम पे पड़ रहा है। ठीक है, ऋग्वेद का अगर आप टाइम देखते हो तो क्या टाइम है? 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये इस समय का टाइम है। इस समय पे एक क्या हुआ करती थी, एक ट्राइब हुआ करती थी, एक लोगों का ग्रुप था, और उस ग्रुप का नाम था भरत, और उस भरत ग्रुप के नाम पे भारत का नाम पड़ा भारत। ठीक है, और भी कहानी है कि राजा भरत के नाम पे नाम पड़ा, आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें वो रहेगी, लेकिन क्योंकि छठी क्लास की किताब है, लिमिटेड जितने फैक्ट हैं हम उतने ही फैक्ट पे बात कर रहे हैं, आगे बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया है, ये इंडिया नाम किस लिए पड़ रहा है? ये इंडस से। ठीक है, जो ईरानियन पीपल थे, जो ग्रीक पीपल थे, क्लियर है भाई? ये लोग इस रिवर से पहले से फेमिलियर थे ट्रेड की वजह से, और वो लोग इसको हिंदूस बोलते थे, हिंदोस। ठीक है, तो इंडस, हिंदोस से क्या हो गया? इंडोस, और उससे बड़ा इंडस। क्लियर है? और इसी जो इंडस रिवर है उसका संस्कृत में क्या नाम है? सिंधु। ठीक है, इसी सिंधु से क्या बना? हिंदू। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है उससे नाम डेराइव होता है इंडिया। तो अब आप समझ सकते हो कि जो इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है, ये एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, या पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, या रिलीजियस आइडेंटिटी है। जब आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली ये एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। ठीक है ना? इसके अलावा जो ग्रीक है, ये ईरानियन से जो इंडिया में आए, वो किधर से आए? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आए। वापस से एक बार मैप में चलते हैं, देख लेते हैं। पहले अपन ने बात की थी कि भैया इधर तो हिमालय है, इधर पानी है, आने का रास्ता ये है, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन्वेजन का यही रास्ता जो है सबसे फेमस रास्ता रहा है।
वापस आ जाते हैं इस पे। अभी बात करते हैं अपन, नेम्स ऑफ द लैंड हो गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पर जब आप फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट की बात करते हो, तो अपन एक्चुअली बात करते हैं कि आपके पास क्या सोर्स है, आप किस सोर्स के आधार पर इतिहास की बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये रहा ये वर्ड, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मेन्यू एक लैटिन वर्ड है, देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसमें मिल जाएगा, ये रहा। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, इसका मतलब हैंड। तो हाथ से कुछ लिखा जाए उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और इसी मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि। हिंदी में क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। पांडु का मतलब भी होता है हाथ। ठीक है, जो हाथ से लिखा जाए वो क्या कहलाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो पुराने जमाने में कागज तो हुआ नहीं करता था, कागज का इन्वेंशन तो चीन में होता है। लेकिन उससे पहले जो लिखा जाता था वो किस पे लिखा जाता था? पेड़ों की पत्तियों पे लिखा जाता था, है ना। अब वो कौन कौन से पेड़ थे उनकी बात करते हैं, देखो। पहले तो ये समझो ना मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। एक तो देखो पाम लीव्स, ठीक है। इसके अलावा एक और पेड़ का नाम आ रहा है बीट्स, ठीक है, जिसको अपन भोजपत्र भी कहते हैं। बुड्स भी कहते हैं और भोजपत्र भी कहते हैं। हिमालय के आसपास में ये होता है, हिमालयन बीट्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और एक पाम है। तो कुछ पेड़ होते थे जिनकी पत्तियों को कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कागज की जगह इस्तेमाल किया जाता था एक्चुअली, जिसपे लिखा जाता था। और आप देखोगे कि इंडियन और जो सदर्न स्क्रिप्ट है, अगर आप नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट देखोगे तो बिल्कुल ऐसे सीधी और अक्षर होते हैं उसमें, क ख ग ग ऐसे सीधे अक्षर होते हैं। लेकिन जब आप सदर्न उसमें जाओगे स्क्रिप्ट में, तो वहाँ ऐसे ऐसे मुड़े मुड़े से अक्षर होते हैं इस तरह के। ठीक है, उसका रीजन भी यही है, उस वो स्क्रिप्ट ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो जो पत्ता होता था वो मजबूत होता था थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें आराम से लिखा जा सकता था। यहाँ वाले पत्ते क्या है कि थोड़े से घूम जाते थे, टूट जाते थे। तो उसकी वजह से उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें भी राउंडनेस आ गई, गोलाइयां आ गई। तो गोल अक्षर, राउंड अक्षर ज्यादा है उनकी स्क्रिप्ट में। ठीक है, पाम को कहते हैं ताड़ पत्र। ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ताड़ पत्र। ताड़ पत्र। और बीज को क्या बोलते हैं? भोजपत्र। ठीक है, और ये जो आपका भोजपत्र है, ये आपका जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, कूलर क्लाइमेट होता है, ठंडा प्रदेश होता है या जलवायु होती है, वहां पे पाया जाता है। अभी अभी अपने एक इसका उदाहरण के तौर पे इसका एक टाइप लिया था, हिमालयन बीट्स। तो हिमालय का एरिया किस तरह के क्लाइमेट में आप जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें जो एक पिक्चर है, ये रही है, दिख रही है आपको सामने। ये बुड्स पेड़ की बनाई हुई है, ठीक है ना। ताड़ की नहीं है, बुड्स की है, जिसे आप भोजपत्र कह सकते हो। क्लियर है? बेटुला यूटिलिस। बुड्स पेड़ के लिए या भोजपत्र के लिए या बीट्स पेड़ के लिए। ठीक है, अभी आप सोच के देखो कि अगर इन चीजों पे लिखा जाएगा तो ये कितने टाइम तक सरवाइव करेगी, है ना। तो अधिकतर तो सड़ने की वजह से खराब हो गई, है ना। कुछ के साथ में ऐसा हुआ कि उनको दीमक खा गई, कीड़े खा गए। तो हमारी जो एंशियंट नॉलेज थी वो तो किन में लिखी हुई थी? इन्हीं में लिखी हुई थी। और कुछ तो टाइम की वजह से, सड़न की वजह से खराब हो गए, कुछ को कीड़े मकोड़े खा गए, दीमक खा गई। तो इनको प्रिजर्व करने में किन का रोल रहा? इनको प्रिजर्व करने में रोल रहता है एक तो टेम्पल्स का, ठीक है, मंदिरों का रोल रहता है। इसके अलावा राजभवनों का, पैलेसेस का। एक तो मंदिरों का इसमें रोल रहता है, एक पैलेसों का रोल रहता है, और बहुत सारे जो जैसे मोनेस्ट्रीज है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जैनिज्म मोनेस्ट्री है, तो एक तरह से मंदिर ही कह सकते हो उनको, है ना, रिलीजियस प्लेसेस। तो ये लोग, इन लोगों का बड़ा प्रिजर्व करके रखा है इन लोगों को, जिनकी वजह से हम तक आज तक पहुंच पाई। ठीक है, तो जब आप मंदिरों की बात करते हो तो मंदिरों का रिलीजियस इंपॉर्टेंस होने के साथ में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत तगड़ा है। अगर ये मंदिर नहीं होते, ये मोनेस्ट्रीज नहीं होती, या राजमहल नहीं होते, तो हिस्ट्री का प्रिजर्वेशन भी शायद नहीं होता। और क्योंकि राजा लोग होते थे वो पैसे वाले होते थे, और
अपनी हर चीज को वो लोग रिकॉर्ड करते थे, उनकी बाकायदा बहियां होती थी, अलग अलग हिसाब किताब होता था। उनकी जो मैस है उनकी बही अलग होती थी, भोजनशाला की। उनकी शादियों की अलग बहियां होती थी, दान वो लोग जो देते थे तो दानों की अलग बहियां होती थी, जिनमें उनका रिकॉर्ड लिखा जाता था कि किसने किसको कितना दान दिया, कौन सा गांव दिया, कितने पैसे दान दिए। तो उन सारी चीजों से हम एक्चुअली दो मेजर चीजें अपन जान पाते हैं। एक तो अपन जान पाते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो धार्मिक विश्वास थे, यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स, एक तो इनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। और दूसरा जो पॉलिटिकल, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, या रॉयल फैमिलीज की कोई भी दान वगैरह है, कोई भी युद्ध वगैरह है, इनकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। यानी राजाओं संबंधी, किंग्स रिलेटेड, राजा संबंधी जानकारी, किंग से रिलेटेड जानकारी और धर्म से रिलेटेड जानकारी। और जब अपन इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें उस समय के समाज की जानकारी भी कुछ कुछ मिलती है, उस समय की सोसाइटी की जानकारी भी हमें कुछ कुछ मिलती है। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुई उनके खत्म होने के क्या क्या कारण रहे। कुछ तो देखो नेचुरल प्रोसेस की वजह से खत्म हो गई, है ना। कुछ तो किस वजह से खत्म हो गई, कुछ तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से खत्म हो गई। कुछ को कीड़े खा गई, दीमक खा गई, इंसेक्ट्स खा गई। और कुछ को इन्वेडर्स ने खत्म कर दिया। जैसे आप सुनते हो कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी बख्तावर खिलजी के द्वारा, है ना। तो कितनी मैन्युस्क्रिप्ट थी, कितना नॉलेज था, कितने सालों की चीजें उसमें कलेक्टेड थी, वो सारी की सारी जल के राख हो गई। इसी तरीके से बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया है। तो वहां पे बहुत सारी ये मैन्युस्क्रिप्ट भी नष्ट हो गई। क्लियर है। तो मेजर जो रीजन है मैन्युस्क्रिप्ट के नष्ट होने के, यही रीजन है कि एक तो नेचुरल प्रोसेस से वो खत्म हो गई, क्योंकि एक समय के बाद सड़ना टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद में कुछ लोग, कुछ को दीमक खा गई और कुछ को इन्वेडर्स ने समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी के साथ ऐसा हुआ। कुछ है जो सर्वाइव भी कर गई, जो आज भी मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, सबसे बड़ा रोल है टेम्पल्स का और रॉयल्स का। इनका बड़ा रोल है। इसके अलावा भी अगर आप रोल देखते हैं तो जो रोल है वो है कुछ लोकल सोसाइटी या जातियां हैं। जैसे आप जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो आप हरिद्वार वगैरह जाते हो, तो वहां पे पंडे आपको बता देते हैं कि आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, आपका भी नाम लिखते हैं। तो वो लोग भी एक हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इसके अलावा भाट है, तो ये लोग भी वंशावलियां लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा चारणों का जो साहित्य है, लिटरेचर, उसके अंदर भी बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है। तो मेजरली इन लोगों के द्वारा इतिहास को प्रिजर्व किया गया, तो इनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। अच्छा, इनके सर्वाइवल में कौन कौन है मैन्युस्क्रिप्ट्स के, डिस्ट्रॉय में तो यह है डिस्ट्रॉयड बाय, सर्वाइव्ड। और सर्वाइवल में कौन कौन जिम्मेदार है, एक तो टेम्पल्स, आप समझ रहे ना, मोनेस्ट्रीज वगैरह सभी इसी में आ गई, और एक पैलेसेज यानी कि रॉयल्स, राजा महाराजा। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट से हमें जानकारी किसकी मिलती है, किसके सोर्स है वो, एक तो रिलीजियस और एक पॉलिटिकल लाइफ के। लेकिन जब इन दोनों को देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत उस समय की सोशल लाइफ का भी पता चलता है। ठीक है, अगर अपन लैंग्वेजेस में बात करें, भाषाओं की बात करें, तो लैंग्वेजेस की बात करें तो कौन कौन सी भाषाओं में मिलती है, संस्कृत, प्राकृत, वैसे तो बहुत से में मिलती है लेकिन कुछ कुछ इसमें मेंशन है इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा पाली, इसके अलावा तमिल। ऐसा नहीं है कि इन्हीं भाषाओं में मिलते हैं, इनके अलावा भी कई भाषाओं में स्क्रिप्ट पाई जाती है। एक चीज थोड़ा सा अभी एक इन दोनों को लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज है वो ओल्डेस्ट है, ज्यादा पुरानी कौन सी है। तो ये रिसर्च का मुद्दा है, इस पर रिसर्च चल रही है, लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। अभी तक सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है किसको माना गया है, संस्कृत को माना गया हमारे अकेडमिक हिस्ट्री के हिसाब से। हम जब अकेडमिक्स की किताब पढ़ते हैं तो उनमें क्या बताया गया है कि संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन कुछ तर्क है, कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि भाई नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सी लैंग्वेज नई है, कौन सी पुरानी है। क्योंकि संस्कृत का मतलब ही होता है जिसका जिसका संस्कार किया गया हो, जिसको परिष्कृत किया गया हो, जिसको ठीक किया गया हो, जिसको बेटर किया गया हो, जिसको इम्प्रूव किया गया हो।
और प्राकृत का मतलब ही होता है नेचुरल, है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो शायद प्राकृत को ही जब ठीक किया गया तो संस्कृत बनी। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहते हैं कि संस्कृत जब कुछ लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से विकृत हो गई, है ना, तो फिर वो क्या बनी, प्राकृत बनी। खैर अलग अलग मत है, अलग अलग बातें हैं। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको संस्कृत को ओल्डेस्ट बताना है, ये कुछ लैंग्वेजेस है। अच्छा, अब एक यहाँ जानने की चीज और है कि अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तीन चीजें हैं, एक तो है लैंग्वेज, एक है स्क्रिप्ट, और एक है स्टाइल। हाँ, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो। लैंग्वेज क्या होती है, आइडियाज को एक्सचेंज करने का एक टूल होती है। क्लियर है? भाषा क्या होती है, विचारों के संप्रेषण का एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, इस तरह की। स्क्रिप्ट भाषा को जिस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, जिस पैटर्न में लिखा जाता है, वो स्क्रिप्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन हिंदी, संस्कृत, ये सब किस में लिखते हैं, देवनागरिक में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की बात करें, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पिक्टोग्राफी, ये इसकी स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। अब हो सकता है स्क्रिप्ट के अंदर सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए, साइंस का इस्तेमाल किया जाए, है ना, या करेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है इनका मिक्स इस्तेमाल भी हो। स्टाइल होती है कि उसको किस पैटर्न में लिखा जा रहा है ना। स्क्रिप्ट तो बताते हैं करेक्टर्स की बात, कि उसके करेक्टर्स कैसे होंगे, सिंबॉलिक होंगे या लाइनर होंगे, है या राउंड होंगे या कैसे होंगे। स्टाइल का मतलब है जब उसको लिखते हो तो आपका पैटर्न क्या है, कि आप उसको लेफ्ट टू राइट लिखते हो, राइट टू लेफ्ट लिखते हो, या इस तरह लेफ्ट राइट पूरा इस तरह लिखते हो, ऊपर से नीचे लिखते हो, नीचे से ऊपर लिखते हो, या क्या कहलाती है, स्टाइल। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो उसकी स्टाइल है बाओस्ट्रोफिडन। बाओस्ट्रोफिडन का मतलब इस तरीके से मेरा है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। लैंग्वेज अलग चीज है, स्क्रिप्ट अलग चीज है, स्टाइल अलग चीज है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो पूछ क्या रहा है आपसे, लैंग्वेज पूछ रहा है या स्क्रिप्ट पूछ रहा है या स्टाइल पूछ रहा है। ऐसे एक शब्द और इस्तेमाल होता है, ग्रामर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं व्याकरण, ठीक है। व्याकरण का इससे लेना देना होता है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। व्याकरण का मतलब होता है भाषा के नियम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो ये चारों चीजें एक्चुअली अलग अलग है। बेसिकली अपन क्या करते हैं, या तो इन दोनों को एक समझ लेते हैं या इन दोनों को एक समझ लेते हैं, है ना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई लोगों ने याद कर रखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो बाओस्ट्रोफिडन है। नो, जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी है, उसकी स्टाइल बाओस्ट्रोफिडन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अगर थोड़ा सा हो गया आगे और थोड़ा सा बात करें तो बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलेख। फर्क क्या होता है, ये हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है। अब हार्ड सरफेस में या तो क्या होगा, स्टोन होगा, या होगा मेटल, ठीक है, या तो पत्थर होगा या धातु होगा, ठीक है। स्टोन है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, मेटल है तो मेटल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और मेटल में अधिकतर लिखने के लिए जो जिस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉपर का किया जाता है ना, तांबे का किया जाता है। तो अधिकतर जो आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, कॉपर प्लेट के मिलेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ताम्र पत्र, ठीक है, कॉपर प्लेट। यानी जैसे मान लो किसी राजा ने किसी किसी टेम्पल को, या किसी अपने सामंत को, या किसी प्रीस्ट क्लास को कोई गांव डोनेट किया, कोई लैंड डोनेट की, तो उसको ताम्रपत्र पे लिख के देगा, ठीक है। ताम्रपत्र मतलब कॉपर प्लेट पे लिख के देगा। तो वो एक तरह से हिस्टोरिकल जो सोर्स हुआ वो रिवाज का उसका एविडेंस हुआ ना, ठीक है। स्टोन की बात करें तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत फेमस है, ठीक है। स्टोन वाले इंस्क्रिप्शन या तो सिंगल स्टोन पे हो सकते हैं,
या फिर वो पिलर पे हो सकते हैं, या फिर वो केव्स में हो सकते हैं, ठीक है, टेम्पल में हो सकते हैं, महल में हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं, डिपेंड्स। लेकिन इतना इसका, इसको हिंदी में कहते हैं शिलालेख। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शिलालेख। ठीक है, पिलर को स्तंभ कहते हैं, इसको केव को गुहा कहते हैं, तो गुहा लेख। क्लियर है? तो और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि ये लंबे समय तक बना रहता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन इसका उदाहरण है, बहुत सारे कॉपर प्लेट्स हैं जो इसके उदाहरण है, क्योंकि कीड़े इनको खा नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। अगर ये डैमेज होंगे तो क्लाइमेट की वजह से डैमेज होंगे, तूफान से, बारिश से, मिट्टी के कटाव से, धूप से, इनसे डैमेज होंगे। जिनमें कॉपर प्लेट तो और भी कम डैमेज होगी, क्योंकि कॉपर प्लेट खुले में तो रखी नहीं जाती, वो तो कोई ना कोई हाउस होल्ड उसको कीप करेगा, रखेगा, तो वो और ज्यादा क्लियर होती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है। जबकि जो शिलालेख होते हैं इनको प्रिजर्व करने की जरूरत होती है, क्योंकि आंधी, बारिश, तूफान, बहुत सारे क्लाइमेटिकल चेंज, सन, है ना, इनकी वजह से धीरे 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 इनका डिके होता रहता है और अल्टीमेटली ये इनका नुकसान होता है। अभी सरकार ने एक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन भी चला रखा है कि जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका ट्रांसलेशन किया जाए और उनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, ताकि जो नॉलेज मैन्युस्क्रिप्ट्स में छिपी है, कहीं पड़ी है, वो लोगों की एक्सेस में आए और नई रिसर्च में हेल्प मिले। क्लियर है? इसी तरीके से राजस्थान में एक सेव आवर हेरिटेज करके एक ग्रुप है ना, माई हेरिटेज, माई ड्यूटी करके एक ग्रुप है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारा भी एक ग्रुप है। हम लोग भी काम करते हैं कि जितने भी जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको पढ़ा जाए और उनको डिजिटलाइज किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगर आपके भी गांव में कहीं पे कोई ताम्रपत्र है, कोई शिलालेख है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रिजर्व करें। अगर कोई शिलालेख है तो उसको ऐसी जगह ला जगह लगाए जहां वो बारिश से, पानी से, धूप से बच सके। ठीक है, कॉपर प्लेट है तो उसको डिकोड कराया जाए और सही जगह उसको रखा जाए जहां वो सुरक्षित रहे। ठीक है भाई, तो इसके लैंग्वेजेस की बात होगी। अच्छा, इनमें ये है क्या? ये सोर्सेज टू द पास्ट है, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, शिलालेख हैं, ये सब क्या है? सोर्सेज टू द पास्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में जब रिलीजियस चीजें भी होती है, पॉलिटिकल चीजें भी होती है, बहुत सारी मेडिसिनल जो चीजें होती है वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में होती है। आयुर्वेद का पूरा जो भंडार है वो सारा मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही है। साइंस की बातें होती है, लिटरेचर की बातें होती है, और इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है, उस समय की कंटेम्प्रेरी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, राजा लोग इसलिए भी इन पे लिखा था कि लंबी चले, सुरक्षित रहे, तो इसलिए कॉपर प्लेट्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे इंस्क्रिप्शंस के लिए, इसलिए वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे। अपनी राजा जो भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हो, ऑर्डिनेंस है ना, और हिंदी में उसको कहते हैं राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। तो लोगों से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को, अब राजा तो हर जगह जा जाके कह नहीं पाएगा। ठीक है, अगर किसी आदमी को ये काम दिया, पहले हुआ करते थे, हलकारी हुआ करते थे, वो ढोल बजा के आते थे, सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये ऑर्डर दिया है, ये कहा है। ठीक है, तो उनसे मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और एक लिमिटेशन होती है। तो कुछ कुछ जो ऐसी परमानेंट चीजें होती है कि भाई हाँ, एक बार कह दिए ऐसा ही होना है, तो उस तरह की चीजें स्टोन्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, केव्स के अंदर राजा के द्वारा एनकाउंट करवा दी जाती थी, लिखवा दी जाती थी। तो वो एक तरह से राजा और प्रजा के बीच में कम्युनिकेशन का एक टूल था। ठीक है, फिर हमने लैंग्वेजेस देखी, इनके डिके का प्रोसेस देखा कि ये कैसे डिके होती है, ये सर्वाइव कैसे करती है, ये देखा है। किस किस तरह के होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शंस में, क्या अंतर होता है, ये हमने देखा। ठीक है, क्या क्या जानकारी मिलती है? अधिकतर जो इंस्क्रिप्शंस है वो विक्ट्रीज के ऊपर है, डोनेशंस के ऊपर है। मेन सोर्स तो इनके यही है, या कोई कंस्ट्रक्शन है। जैसे आपने एक वो सुदर्शन झील का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, सौराष्ट्र, जूनागढ़ सौराष्ट्र, है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ सौराष्ट्र, जिसमें कई सारे और भी, समुद्रगुप्त का भी आपको मिलता है, अशोक का भी आपको मिलता है, चंद्रगुप्त का भी आपको मिलता है, कई सारे राजाओं का नाम मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का नाम आपने सुना होगा। तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखा जाता है बेसिकली या तो कोई पॉलिटिकल कॉन्कर होता है, कोई वॉर होती है, उसके ऊपर वो लिखाया जाता है, कौन जीता कौन हारा, या फिर कोई राजा के द्वारा कोई डोनेशन दिया जाता है तो लिखाया जाता है, कोई राजा के द्वारा कोई कंस्ट्रक्शन कराया जाता है, तो ये सारी चीजें लिखाई जाती है। और जो कंटेम्प्रेरी जो उस समय की हिस्ट्री होती है उसके सबसे बेस्ट सोर्सेज होते हैं इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्राइमरी सोर्सेज में काम में आते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी सोर्सेज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और इफेक्टिव और रिलायबल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जब भी आप हिस्ट्री राइटिंग की बात करेंगे आगे, तब बात करेंगे प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। क्लियर है भाई? एक इंस्क्रिप्शन आपका इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। ये तो देखो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये तो मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, ताड़पत्र के ऊपर ये जो है ये इंस्क्रिप्शन है, ये एक्चुअली अशोक का कांधार इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, किस रूलर का है? अशोक का। इस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? कांधार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कांधार कहां पर है? वर्तमान में अफगानिस्तान में है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 लैंग्वेजेस हैं, 2 अलग अलग स्क्रिप्ट, देखो आ गया ना यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि स्क्रिप्ट अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है, स्टाइल अलग चीज है, ठीक है। तो ये 2 भाषा और 2 स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कौन कौन सी भाषा है? जो ऊपर की भाषा है, ये तो ये ऊपर वाली, ये तो है ग्रीक, टॉप में तो किस में लिखा हुआ है? ग्रीक में लिखा हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है अरेमाइक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि जब बाइलिंगुअल कोई इंस्क्रिप्शन होता है, तो अगर हमको एक भी भाषा आती है तो हम दूसरे को उससे डिकोड कर सकते हैं। जैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तो पढ़ा होगा ना कि यदि एल का मतलब क है, पी का मतलब त है, ठीक है, और आर का मतलब र है, तो एल पी आर का मतलब क्या हुआ? कटर। समझे? इस तरीके से अगर कोई बाइलिंगुअल है या जिसमें 3 भाषाएं हैं, ट्राइलिंगुअल है, तो फिर लैंग्वेजेस को डिकोड करना आसान हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड नहीं किया गया है, डिसाइफर नहीं किया गया है, उसका एक ही बड़ा रीजन है कि कहीं भी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। जिस दिन बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल गया उस दिन उसको मैच करके और पढ़ लिया जाएगा। हालांकि कई दावे किए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ने के, लेकिन कोई भी दावा पूरी तरीके से सत्य नहीं है। वो लोगों के अपने दावे हैं, हिस्टोरियंस के अपना अपना मानना और नहीं मानना है, ठीक है। तो जब तक कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, तब तक आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए इंस्क्रिप्शन की एक तस्वीर है, और इसमें किसका इंस्क्रिप्शन है? अशोक का इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन का नाम जगह के नाम पर है, कांधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी 2 स्क्रिप्ट है? ग्रीक स्क्रिप्ट और अरेमैक स्क्रिप्ट। अच्छा, इनका स्क्रिप्ट का और लैंग्वेज का एक ही नाम है, तो इसको स्क्रिप्ट बोलोगे तो भी ग्रीक बोलोगे, लैंग्वेज बोलोगे तो भी ग्रीक बोलोगे, ठीक है भाई। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है और किस किस के बनते हैं? ये वेपन्स के ऊपर भी लिखे होते हैं। आप तलवारें देखना पुराने टाइम की, अकबर की तलवार देखो, औरंगजेब की तलवार देखो, राणा प्रताप की तलवार देखो, या रूलर्स की, मैसूर का जो टीपू सुल्तान है उनकी तलवार देखो, तो कुछ कुछ उनकी तलवारों पे लिखे होते हैं। तो वो भी एक तरह के इंस्क्रिप्शन है। जो वेपन्स पे भी लिखे होते हैं, ठीक है, पॉट्स पे, बर्तनों पे लिखे होते हैं, पेन्स पे लिखे होते हैं, तवे टाइप में, ऑर्नामेंट्स गहनों पे लिखे होते हैं, कॉइन्स पे, सिक्कों पे लिखे होते हैं। ये देखो एक सिक्के का नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सिक्का, इस पे कुछ कुछ बना हुआ है, ठीक है। अभी भी, आज भी आप अपना जेब में सिक्का पड़ा होगा तो निकाल के देखो, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मटेरियल होते हैं, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पत्थर के बने हो सकता है कि हड्डी के बने हो सकता है कि पकी हुई मिट्टी के, बैक्ड क्ले के बने हुए हो। जब आप आईवीसी की रिंग का देखोगे तो बैक्ड क्ले के भी खूब सारी सील्स मिलेगी आपको, है ना, जो जिसको आप लाइम स्टोन कहते हो, सेल खड़ी हिंदी के लिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं सेल खड़ी, है ना, और अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं लाइम स्टोन। और या फिर मिट्टी की भी कई मोहरें मिलती है अलग अलग सिविलाइजेशन से, या फिर वो मेटल की हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ आर्ट, ठीक है, इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय तक वो सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनके ऊपर लिखाया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। और आगे चले तो ये देखो, ये पोर्ट्स रहा, इनके ऊपर डिजाइन बनी होती है, कुछ कुछ लिखा रहता है। ये कॉइनेज है, डिटेल दे रखी है इसमें ना, लगभग 4700 ईयर्स अगो ये है। इसके अलावा एक सिल्वर कॉइन है। अच्छा, इसमें कई, मैं पहले बोल रहा था तो किसी बच्चे ने कहा कि आहत मुद्रा है। आहत नहीं है, आहत मुद्रा होती है जो पंच मार्क्ड होता है इसमें, ये तो एंग्राउंड है। खैर, अब थोड़ा सा बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन इंस्क्रिप्शंस को, बोन्स को, पुराने जो रूइंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उसके आधार पर हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं या हिस्ट्री की चीजों को डिस्कवर करते हैं। ये एक्चुअली डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जासूस की तरह काम करते हैं, कि पास्ट इवेंट्स को समझने में और उनको समझाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वन हु स्टडी आर्कियोलॉजी, यानी जो फोर्ट्स की, सिक्कों की, अभिलेखों की, इनकी जांच पड़ताल करता हो, देखता हो, ठीक है। स्कॉलर्स का मतलब यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स है, ठीक है, जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग। बाकी तो इसमें कुछ बचा नहीं है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वन पास्ट और मैनी। आप देखोगे कि किताब का जो टाइटल है, वो टाइटल में दिखाया, लिखा गया है आर पास्ट, है ना, प्लूरल फॉर्म में। ये प्लूरल फॉर्म डिनोट करता है कि एक ही समय में, एक ही सोसाइटी या एक ही जगह पर रहने वाले लोगों का पास्ट भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मगध की बात करें तो मगध के एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर प्लेस वही, वहां पर अलग अलग जो लोगों का समूह है, जो सोसाइटीज है, उनकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। आर्टिजन्स की अलग हिस्ट्री होती है, मर्चेंट क्लास की अलग हिस्ट्री होती है, प्रीस्ट क्लास की अलग हिस्ट्री होती है, रॉयल्स की अलग हिस्ट्री होती है, फार्मर्स की, पीजेंट्स की अलग होती है, ठीक है। पढ़ते हैं ना अपन इन चीजों को। इसलिए ये पास्ट
उन सबको रिप्रेजेंट करता है। ये किसी पर्टिकुलर एक कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं करता, या सोशल हिस्ट्री की भी बात करेगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री की भी बात करेगा, ठीक है। तो समाज के सभी तबकों के इतिहास को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, पास्ट। नॉर्मली देखा जाए तो पास्ट के आगे एस नहीं लिखता, बहुत सारी चीजें होती है जिनके आगे एस नहीं लगता, ठीक है। भूतकालो नहीं होता, भूतकाली होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सेंस में उनके जब आप ये सफिक्स इस्तेमाल करते हो एस या यस, तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, हालांकि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक वर्ड है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। जब इसके आगे एस या यस जोड़ दोगे आप तो ये बन जाएगा वुड्स। इसका मतलब लकड़ियां नहीं होता है। लकड़ी का प्लूरल लकड़ियां हिंदी में तो हो जाएगा, अंग्रेजी में नहीं होता है। अब इसका मतलब हो जाएगा जंगल। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। आप कहोगे कि टाइगर लिव्स इन वुड्स, टाइगर जंगल में रहता है, इसका मतलब टाइगर लकड़ियों में रहता नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसे जैसे वाटर, जब वाटर लिखते हैं तो पानी, अब पानी का प्लूरल वाटर्स तो नहीं होता, पानियों नहीं होता कि मुझे पानी ला के दे दो, ठीक है। तो वाटर के आगे जब एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी का मतलब कोई तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं, उनको उस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो वाटर्स। जैसे उदयपुर इज द सिटी ऑफ वाटर्स, ठीक है, क्योंकि वाटर बॉडीज की वहां बहुत सारी झीलें हैं, नदियां हैं। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से जब पास्ट के आगे एस या एस लगा दिया जाता है तो वो पर्टिकुलर अलग अलग सोसाइटी के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली पास्ट के आगे एस या एस सफिक्स नहीं लगाया जाता अंग्रेजी में, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स के आगे, जिनके आगे सफिक्स एस या एस नहीं लगता है, फिर भी आप लगाते हो तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और यहाँ पे इस पास्ट का मतलब ये है, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से अच्छा, एक छोटा सा और रह गया है, वो और कर लेते हैं अपन। डेट्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है इसमें। देखिए, हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो आपको कई जगह मिलेगा बीसी, कई जगह मिलेगा एडी, ठीक है। ये बीसी एडी क्या है? ऐसे मान के चलो कि भाई अगर हम कोई कैलेंडर बनाते हैं, है ना, तो किसी न किसी डेट से तो उस कैलेंडर को शुरू करना पड़ेगा। कोई ना कोई डेट तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस तारीख से हम इस कैलेंडर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो जो राजा होते थे, बड़े लोग होते थे, वो लोग कैलेंडर इश्यू करते थे अपने, जब वो गद्दी पे बैठते थे, जब उनका कोरोनेशन होता था, तो उस समय वो लोग अपने नाम से, जैसे आप बहुत से सुनोगे, आप शक समझ सुनोगे, ठीक है, विक्रम समझ सुनोगे, या फिर कोई रिलीजियस उसके ऊपर भी कैलेंडर इशू किया जा सकता है, जैसे कि इस्लामिक जो कैलेंडर जिसको अपन हिजरी कैलेंडर बोलते हैं ना, 622, तो हिजरी कैलेंडर 622 एडी से शुरू होता है। तो वो एक मोहम्मद साहब की जो हज यात्रा होती है उसकी यादाश्त में उसकी शुरुआत की जाती है। हमारे यहाँ विक्रमादित्य नाम के राजा हुए, उन्होंने विक्रम संवत चला दिया, ठीक है। शक संवत वगैरह कई सारे आपको कैलेंडर्स मिलेंगे। वैसे ही एक कैलेंडर है जिसमें बीसी और एडी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन हो गया। कॉमन इसलिए हो गया कि ब्रिटिशर्स ने लगभग, या यूरोपियंस ने लगभग अराउंड द ग्लोब अपने एम्पायर स्टेब्लिश किए, लगभग हर जगह शासन किया। तो ये जहां भी ये लोग शासन करने गए, उन्होंने वहां की हिस्ट्री को, वहां के कल्चर को स्टडी किया, क्योंकि बिना हिस्ट्री कल्चर को स्टडी करें वो लोग उन पर रूल नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। बिना समझे कैसे आप रूल करोगे? तो फाइनली उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया वहां की हिस्ट्री का। तो ये जब लोग ट्रांसलेशन करते थे तो ये इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्लियर है भाई? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। क्राइस्ट कौन? जीसस। तो ऐसे मानो कि ये समय चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, पता नहीं कब शुरू हुआ, पता नहीं कब खत्म होगा, दोनों के बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन मान लो हमें कोई कैलेंडर इशू करना, तो हम किसी एक पर्टिकुलर इस डेट पे कैलेंडर इशू कर देते हैं। यहां से हम कहेंगे कि इस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे, और पूरे टाइम को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक वो टाइम जो ईसा मसीह से पैदा होने के पहले था, एक वो टाइम जो जीसस के पैदा होने के बाद का टाइम है। तो इस वाले टाइम को तो कहा गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इस वाले को कहा गया एडी, एना डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है कि इन द होली, इन द ईयर ऑफ द गॉड, ईश्वर के नाम पे जो सन है उसके ऊपर, इन द ईयर ऑफ गॉड।
या लोड। क्लियर है? ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह से पहले दुनिया ईसा मसीह के समय में शुरू हुई। जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए उसी दिन से दुनिया शुरू होती है। उसके पहले भी लोग थे। तो उसके अगर मान लो 200 साल पहले कुछ हुआ तो अपन उसको कह देंगे 200 बीसी, ईसा के पैदा होने के 200 साल पहले। क्लियर है? और अगर इस डेट से 200 साल बाद में कोई घटना हो रही है तो उसको ऊपर बोल देंगे 200 एडी। लेकिन 200 बीसी और 200 एडी के बीच में अंतर कितना हो गया? 200 साल तो ये और 200 साल ये, 400 साल का अंतर हो गया। तो एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब लेटर ऑन, क्योंकि समाज धीरे धीरे सभ्य होता है, पहले ये जीसस क्राइस्ट के नाम से बिफोर क्राइस्ट था। लोगों ने एतराज किया कि भाई जो लोग क्रिश्चियन नहीं है वो इसका इस्तेमाल क्यों करें, बोले मत करो। लेकिन ये इतना कॉमन हो चुका था क्योंकि यूरोपियंस ने लगभग जगह की हिस्ट्री को ट्रांसलेट किया, तो इसी को लोग चले में आ रहा था। लोगों ने कहा कि हम रखेंगे तो यही, लेकिन इसका नाम ये नहीं रखेंगे। तो इस बीसी की जगह इसको कर दिया कॉमन एरा, सीई। जस्ट इसके रिलीजियस पुट को हटाने के लिए कॉमन एरा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस बीसी की जगह तो किसने के ले ली? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और ये सीई, बीसीई एंड सी। क्लियर है? एक जगह कहीं कहीं बहुत ही रेयर आप पढ़ोगे बीपी। ये ब्लेंडर स्प्राइट नहीं है, हाँ? इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट ये वैसे नॉर्मल लोगों के काम की चीज नहीं है, ये हिस्टोरियंस के, आर्कियोलॉजिस्ट के काम की चीज है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी एक चीज डिसाइड किया कि हम किसी को तो हिस्ट्री में एक पिन पॉइंट टाइम मानते हैं, और वो उन्होंने माना कि जब कार्बन 14 जब हिस्ट्री के अंदर एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, उसको मान लिया गया एक पिन पॉइंट, और उससे पहले के वाले को तो बिफोर प्रेजेंट कहा गया और इसको आफ्टर प्रेजेंट कहा गया। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो अगर मान लो अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट ये कहता है कि बिफोर 1950 बीपी, ठीक है, यानी इससे इतने साल पहले। क्लियर है? और ये जो डेट मानी गई थी, ये डेट कौन से मानी गई थी? 1950। जो ये जो मैंने कहा ना पिन पॉइंट माना, उस पिन पॉइंट को क्या मान लिया? 1950 मान लिया। क्लियर है? तो 1000 बीपी का मतलब क्या हो गया? 1950 से 1000 साल पहले। 1950 तो वो टाइम मान लिया गया है। अगर मैं कहता हूं कि 1000 बीपी, इसका मतलब हो गया, बीपी का मतलब 1950, तो इससे 1000 साल पहले, तो इसमें से 1000 साल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 950। बात समझ में आया? तो ये चीज है। और तो इसमें क्या दे रखा है आपकी किताब में? मेरे ख्याल से कंप्लीटेड है पूरा। अच्छा, एक आपके ये दे रखा है कोई, ये लास्ट है भाई। बहुत लंबी क्लास हो गई है आपकी, क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने में, एनसीईआरटी के बारे में जानने में अपने को काफी टाइम लग गया। लेटर्स एंड डेट्स ये हो गया, इसके बारे में बता दिया था, ये बीपी के बारे में कि बीपी क्या होता है। ठीक है, 1950 ये पिन पॉइंट माना उन्होंने। अब ये तो वही रीजनिंग वाला सवाल है कि अगर इसका मतलब पी है, इसका मतलब टी है, और इसका मतलब एम है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब हो गया पीटीएम। डिकोड करने वाली बात है। एक उदाहरण दे रखा है डिसाइफरमेंट का, लैंग्वेज को पढ़ने का। ठीक है, और वो कहाँ का है? नॉर्थ अफ्रीका का है, इजिप्ट का। नॉर्थ अफ्रीका में जगह है इजिप्ट, और वहां पे एक जगह है रोसेटा। ठीक है, जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इस इंस्क्रिप्शन की खास बात है कि इसमें 3 अलग अलग लैंग्वेज मिली है। इंस्क्रिप्शन में जैसे अपने अशोक वाला इंस्क्रिप्शन देखा था, उसमें 2 थी, ग्रीक और अरेमाइक। ठीक है, यहाँ पे 3 अलग अलग लैंग्वेज मिली है, जिनमें से एक लैंग्वेज तो है ग्रीक, और दो दो लैंग्वेज है वो इजिप्शियन लैंग्वेज है, वहां की लोकल लैंग्वेजेस हैं। तो जब 2 ही काफी होती है किसी चीज को डिकोड करने के लिए, डिसाइफर करने के लिए, यहाँ तो आपको 3 मिल गई। ठीक है, तो वहां पे वही अभी जो पीछे आपने देखा था ना इस तरीके से, ये जो करके देखा था इस तरीके से, सेम यही प्रक्रिया को यहाँ इस्तेमाल किया गया रीजनिंग वाली को। और आ, जैसे ए लाइन स्टेट फॉर एल,
है ना कि शेर के लिए एल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बर्ड के लिए ए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आराम से पढ़ लोगे कि क्या लिखा हुआ है। बस ध्यान ये रखना है कि जगह का नाम ध्यान रखना है, रोसेटा यह है कहाँ पे, नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट की अगर बात करें वर्ल्ड मैप में तो नॉर्थ अफ्रीका, क्लियर है। यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला है और उस इंस्क्रिप्शन में 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, ग्रीक है और 2 लोकल इजिप्शियन लैंग्वेजेस हैं, और इन्हीं की मदद से इसको क्या किया गया, डिसाइफर किया गया, पढ़ा गया। तो ये आपका पहला पार्ट है। मेरे ख्याल से मैंने जितना प्रयास किया आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा चैप्टर इसका। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि शुरू शुरू में समझाने में काफी सारे वर्ड्स होते हैं, अब जो चीजें बोल दी गई है वो दोबारा नहीं बोली जाएगी, तो धीरे 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 स्पेसिफिक होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।